नमस्कार, आइपा में आप सभी का स्वागत है। आइपा यानी ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पीपल्स एसोसिएशन एक सामाजिक मुहिम है जो देश के प्रत्येक नागरिक के सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक हितों को केंद्र में रखते हुए एक सशक्त एवं प्रगतिशील समाज के निर्माण में प्रयासरत है। आइपा का मकसद इस मुहिम को जन जन तक पहुंचाना, जन सरोकार से जुड़े सभी जमीनी मुद्दों को उजागर करना एवं आर्थिक एवं सामाजिक नीतियों में इन मुद्दों को सम्मिलित करवाते हुए समाधान की ओर अग्रसर होना है। नमस्कार, मैं हूं विद्यासागर। स्वागत है आप सभी का आइपा में। प्रगतिशील जो शब्द है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और जैसे कि आप सब जानते हैं इसका मतलब कि आपको बढ़ाना। लेकिन सवाल ये है कि हिंदुस्तान में प्रगतिशील को लेकर बातें होती है, समाज में इसे जोड़ा भी जाता है, इससे मतलब बताया जाता है, लेकिन ऐसी कोई भी चीज़ नहीं दिख रही है जो प्रगतिशील हो। चाहे सोसाइटी को ले लीजिए, सामाजिक ताने बाने को ले लीजिए, शिक्षा के मॉडल को ले लीजिए, राजनीति धर्म और जाति पर जाकर केंद्रित हो गई है। प्रगतिशील मुद्दे पर सिर्फ बातें होती है, कभी भी कोई इम्प्लीमेंट नहीं होता। इसके अलावा कि आज के जो दौर में जो लोग हैं, ये जो परेशान है, खासकर गरीबी को लेकर, बेरोजगारी को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर, इन तमाम मुद्दों, शिक्षा को लेकर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ एक शख्सियत है और उनका नाम है शेफाली कुंवर सिंह। दरअसल शेफाली जी सरीला स्टेट के राजा रहे दिवंगत नरेंद्र सिंह जुदेव की पत्नी है और महाराजा नरेंद्र सिंह जुदेव 1948 से 1985 तक विदेश में रहे हैं, यानी कि भारतीय राजदूत बनकर अलग अलग देशों में उन्होंने सेवा दी है। शेफाली जी जो एक शाही जीवन जीती थी, वो आज एक बहुत ही आप कह सकते हैं कि गांव में जाकर गरीबों का सेवा करना उन्होंने पसंद किया है। गरीबों के बीच में जाकर उनका देखरेख करना, उन्हें सामाजिक सुरक्षा के तौर पर कैसे मजबूती हो ये देना। इसके अलावा राजनीतिक क्षेत्र की अगर बात कर ली जाए, इन्होंने 2014 के बाद राजनीति में सक्रिय हुई, वहाँ पर सरीला नगर पालिका के चेयरमैन भी बनी है। लेकिन मौजूदा दौर में उन्हें किस तरीके से महसूस हो रहा है, उन्हें क्या करना चाहिए, या फिर जनता कितने प्रोग्रेसिव हो रही है, इन तमाम मुद्दों को लेकर आज हम उनसे चर्चा करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। सबसे पहले इस वक्त जो देश के हालात हैं, लगातार प्रगतिशील के ओर हम तो बढ़ रहे हैं, लेकिन सामाजिक जो समस्याएं हैं आज भी वो जस के तस हैं। आपने एक शाही अंदाज को छोड़कर आप उन गरीबों की सेवा करने के लिए सीधे सीधे सरीला पहुंचे हैं, वहाँ के चेयरमैन बनी है, जहाँ इस वक्त बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। बुंदेलखंड को वैसे भी कहा जाता है कि पिछड़ा सा इलाका है, पानी की बहुत समस्याएं हैं, तमाम मुद्दे हैं वहाँ पर। कैसा महसूस हो रहा है आपको? ये जो सफर रहा है वो कैसा रहा? जी, हमारा सफर बहुत अच्छा रहा है और मैं बहुत खुश हूँ। सब लोग कहते हैं कि चेयरमैन एक छोटा सा पद है। मैं ये नहीं सोचती हूँ कि ये छोटा सा पद है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टू बिकम द चेयरमैन ऑफ अ विलेज, क्योंकि वहीं से प्रॉब्लम शुरू होती है। और जब हमारी शादी हुई थी और हम वहाँ आए थे, तब गरीबी हमने देखी है और ये गरीबी गई है जब से ये मोदी गवर्नमेंट आए, क्योंकि किसी के पास घर नहीं था, झोपड़ियाँ थी। अब मैं ये बहुत आई कैन से इट विद ग्रेट प्राइड कि सबके पास घर है। एक आदमी नहीं है जो झोपड़ी में रह रहा है। तो हम आगे बढ़ रहे हैं, बट बहुत देर हो गई क्योंकि 70 साल पीछे चले गए। एक जो हमारी मुश्किलें थी, जो बहुत पहले ठीक हो सकती थी, किसी गवर्नमेंट ने ध्यान नहीं दिया, सिर्फ अपना सोचते थे और बड़ी बड़ी लेक्चरें देते थे, बट ग्राउंड वर्क किसी ने नहीं किया। सो आई रियली हैव टू थैंक वन मैन ओनली, एंड दैट इज मिस्टर मोदी। मैंने बहुत क्लियरली मैं ये कह सकती हूँ जी, क्योंकि उनकी सोच सिर्फ प्रोग्रेसिव के ऊपर नहीं है। उनकी सोच जैसे वो हमको ऑर्डर आते हैं ऊपर से लखनऊ से कि आप पेड़ करिए, पेड़ लगाइए आप। ये कौन सोचता था पहले? नेहरू ने कभी नहीं सोची, छोटी छोटी बातें। तो वी आर बीइंग गोइंग ऑन द प्रोग्रेसिव रोड, बट आफ्टर 70 years। यस। लेकिन आप ये बताएं कि जो आप अभी कह रही है कि अभी जो सरकार है वो प्रोग्रेसिव मुद्दे को लेकर या फिर
समाज के हर एक चीज को लेकर वो ध्यान रख रही है, चाहे वो पेड़ लगाने को लेकर हो, खेती संबंधित हो, शिक्षा को मॉडल को लेकर हो। लेकिन क्या आप इसे मानती हैं कि आज भी ग्रामीण क्षेत्र में जो सरकारी स्कूल है, शिक्षा व्यवस्था जो है वहां पर वो बहुत ज्यादा पुअर है? सरकार पैसे तो खर्च कर रही है, स्कूल के भवन भी बन रहे हैं, लेकिन पढ़ाई नहीं होती। उसका क्या रीजन है? रीजन इज आ कैरेक्टर। हमारा कैरेक्टर अच्छा नहीं है। दूसरी बात, हम बहुत लेजी लोग हैं, वी आर लेजी, आवर कैरेक्टर इज नॉट गुड, एंड बहुत भ्रष्टाचार है। ये तीन चीज़ें। मेरे नीचे बहुत छोटे छोटे स्कूल्स हैं, मैं देखती हूँ टीचर्स नहीं आते। क्यों नहीं आते टीचर्स? क्योंकि ऊपर के जो लोग बैठे हुए हैं वो उनको कंट्रोल नहीं कर रहे, क्योंकि वो भी नहीं आ रहे अपने ऑफिस में। क्योंकि मैं तो बड़े ऑफिस में गई हूँ कि आपका ऑफिस क्यों बंद है। तो ये चीज़ें मैं कर रही हूँ वहाँ, बट people they are not faithful to their country. Yes. यानी जो लोग सिस्टम में हैं, कहीं ना कहीं वहां से एक बहुत बड़ा मतलब बहुत बड़ी दिक्कतें पैदा हो रही है जी, because of a character. जी बिल्कुल, जैसे कि आपने कहा कि अभी जो हमारे प्रधानमंत्री हैं वाकई में सभी लोग ये कह रहे हैं कि देश को लगातार निरंतर आगे बढ़ाने के प्रयास कर रहे हैं, लेकिन एक जो महत्वपूर्ण बात यह है कि हिंदुस्तान में वो जो इतनी सारी जो समस्याएं हैं, उन समस्याओं को लेकर जैसे आपने कहा कि लोग पर हम फेथ नहीं कर सकते, उसे कैसे जागृत किया जा सकता है, उसे भरोसे में कैसे लिया जा सकता है, सिस्टम कैसे बने? क्योंकि आपने महसूस किया है, आपने किया है उनके साथ बिल्कुल किया है। जी, ये सिस्टम बदलेगा नेक्स्ट जनरेशन के साथ। जो मोदी जी कर रहे हैं, और अगर 5 साल और आ जाए तो जो नेक्स्ट जनरेशन पढ़ी लिखी आ रही है वो बदलेगी थोड़ा बहुत। जो अब इस टाइम के जो 40-50 साल के लोग हैं वो तो नहीं बदल सकते। दूसरी चीज़, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव गुड MLAs। हमारी जो MLAs होते हैं वो बहुत ही ज़रूरी है कि अच्छी क्वालिटी की आए, और हमारा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अच्छा क्वालिटी का आया, क्योंकि ये लोग बहुत कर सकते हैं अगर ये चाहे। तो मैम सबसे जो महत्वपूर्ण है यही, जैसे कि आपने अभी कहा, राजनीति में जिसे आप प्रतिनिधि बनाते हैं, जिसे आप चुनते हैं, उनका बेहतर होना, आपके प्रति सजग होना, या आपकी समस्याओं से रूबरू होना, ये बहुत जरूरी है, ताकि वो संसद में जाके या विधानसभा में आपकी बातों को रखे और उस समस्याओं का समाधान हो। लेकिन जैसे कि आपने चूंकि आपने ही सवाल उठाया, इसलिए मैं ये इस बात को फिर दोहरा रहा हूँ। ठीक है, वो चेंजेस हैं, एक लीडर है जो बहुत बड़ा है, और उनके चेहरे पर लोग वोट कर रहे हैं। एक लहर आपने देखी 14 में भी, 19 में भी वो लहर थी, योगी जी की भी एक लहर रही है। लेकिन जो काम करेंगे, क्योंकि योगी जी और मोदी जी सब जगह तो काम नहीं करते, तो ये जरूरी है कि जो आपके पास लोग हैं, यानी जिसको आप चुन रहे हैं, उसका सही तरीके से चयन होना। चयन होना ये बहुत इंपॉर्टेंट है जी, हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट। लेकिन वो नहीं हो रहा है। वो होएगा, टाइम दीजिए, होएगा। क्योंकि देखिए, जो अच्छे लोग हैं वो आपकी आके चापलूसी नहीं करेंगे, ना आपको पैसा देंगे, तो उनको आपको ढूंढना पड़ेगा और उनको लाना पड़ेगा। जी बिल्कुल। चेंज आएगा, जरूर आएगा। ठीक है, ये तो राजनीति की बात हो गई। अब हम हमीरपुर की बात कर लेते हैं, क्योंकि आप वहाँ की नगर पालिका के चेयरमैन हैं सरीला पंचायत में। तो आप ये बताएं, वहाँ की जो स्थिति है वो कौन कौन सी समस्याएं हैं जिससे आप रूबरू हो रहे हैं, और उसका समाधान बहुत जरूरी है? आई थिंक वाटर, पानी का पानी बहुत कम है वहाँ, उसका है। और पढ़ाई लिखाई तो है ही, और करप्शन है, और ये बालू माफिया है। इन सबको कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। बुंदेलखंड का जो एरिया है, उनके पास अपना ही इतना संसाधन है, बिल्कुल है, कि उनके पैसे खाली वहाँ इस्तेमाल किया जाए तो बुंदेलखंड में कोई भी गरीब नहीं बचेगा। कोई नहीं, क्योंकि देखिए हमारे पास गोल्ड माइन है, बालू, तो उसको क्यों नहीं इस्तेमाल कर रहे। लेकिन होता यह है कि वहाँ से सब कुछ बाहर चला जाता है, वहाँ के लोग वैसे के वैसे रह जाते हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप जी। उसका समाधान क्या है, कैसे हो सकता है ये? इन लोगों को अच्छे लोग लाने चाहिए जी, क्योंकि वहाँ के लोग, हम अभी जब बुंदेलखंड गए थे तो वहाँ बहुत सारे ऐसे लोग थे जो अभियान चला रहे थे बुंदेलखंड राज्य को लेकर, बुंदेलखंड की समस्याओं को लेकर। लेकिन मुझे लगता है कि वो आंदोलन में धार नहीं हो रहा है। वी नीड गुड पीपल। जब तक अच्छे लोग नहीं आएंगे तब तक नहीं होगा कुछ। जी ठीक है, ये जरूरी है कि अच्छे लोगों का साथ होना, अच्छे लोगों का एजुकेटेड पीपल, प्रोफेशनल पीपल, दे हैव टू कम फॉरवर्ड। जी, दे हैव टू।
शिक्षा को लेकर हम मैम बात करते हैं। शिक्षा पर जहाँ तक आपने कहा कि लोग स्कूल नहीं पहुँचते हैं, यानी टीचर्स नहीं पहुँचते हैं, हाँ। जिनको अपॉइंट किया गया है, सरकार पैसे तो खर्च कर रही है लेकिन उसका सदुपयोग नहीं होता है। मुझे लगता है कि ये सिर्फ उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान का जो सरकारी शिक्षा का जो मॉडल है वो इसी तरीके का है। क्या उसे बदलाव किस तरीके से किया जाए, क्या होना चाहिए, ताकि, क्योंकि ये सबसे मेजर पार्ट है समाज में, क्योंकि आप देश विदेश में रही हैं, वहाँ के मॉडल को भी आपने समझा है शिक्षा को लेकर। क्या हिंदुस्तान में, क्योंकि हम लोगों ने जो लगातार हम जो प्रयास कर रहे हैं आईपा के जरिए, हमारी यही कोशिश है कि एक प्राइवेट स्कूल में जो बच्चे यहाँ फीस भरते हैं, यानी यहाँ जो पेरेंट्स जितने 3 महीने के फीस होते हैं, सरकार वहाँ उन बच्चों पर खर्च कर रही है सालाना। तो सरकार के तरफ से पैसे खर्च होने के बावजूद भी बच्चे वो एजुकेटेड नहीं हो रहे हैं, पढ़ नहीं रहे हैं, यानी 8वीं 9वीं पास करते करते वो बच्चे बाहर चले जाते हैं या गांजे भांग के शिकार हो जाते हैं। मुझे लगता है वो क्या मॉडल होना चाहिए? This is a very difficult question to ask, but इसके ऊपर you have to be very strict। जो हमीरपुर और लखनऊ में लोग बैठे हुए हैं जी, उनको अच्छे लोगों को वहाँ लाना पड़ेगा जो नीचे आके अपना काम करें जी। कोई वहाँ कंट्रोल नहीं कर रहा है किसी को, दे नॉट कंट्रोलिंग देम। असली बात ये है। अच्छा, ठीक है, ये तो मुद्दे की बात हो गई। अब हम थोड़े से इनके जो पर्सनल एक्सपीरियंस है उस पर हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। महाराज जी ने जो किताब लिखी है, थोड़ी सी उस कहानी को हमने भी थोड़ा सा गूगल पे हमने सर्च किया था, लेकिन मुझे लगता है कि वो कौन सी उसमें इम्पोर्टेंट बात है जो महत्वपूर्ण, क्योंकि पार्टीशन पे वो बातें जो आपके जहन में है और नहीं, मोस्ट इम्पोर्टेंट उन्होंने ये लिखा है कि पार्टीशन क्यों हुआ और कैसे हुआ, तो वो तो आपको पढ़नी पड़ेगी। जी जी जी, क्योंकि हमने इससे पहले जो किताबें हैं, फ्रीडम एट मिडनाइट हो या फिर तमाम किताबें हमने पढ़ी है, लेकिन जो नई बातें हैं उसमें वो मुझे लगता है कि बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमने जब हमीरपुर गए थे कई लोगों के मुंह से मैंने सुना और मैंने गूगल पे भी सर्च किया, तो ये एक बहुत ही अच्छी स्टोरी लगी मुझे। तो आप बताएं कि थोड़ी सी कुछ आप बताएं उस बारे में। वेरी डिफिकल्ट बिकॉज वो टेक्निकल बातें महाराज ने लिखी है, तो आपको पढ़ना पड़ेगा वो किताब। ठीक है, ठीक है। आई एम सो सॉरी बट आपको, बिकॉज इट्स उन्होंने बहुत रिसर्च करी है उस किताब के ऊपर, तो हम जैसे लोग उसके ऊपर टिप्पणी नहीं कर सकते, बिकॉज इट्स अ वेरी सीरियस बुक। सो यू हैव टू रीड इट एंड टू अंडरस्टैंड पार्टीशन कैसे हुआ, अंग्रेज़ों ने कैसे क्यों किया पार्टीशन, इसमें कौन गलत था, तो वो आपको ही पढ़नी पड़ेगी जी, फिर वी कैन डिस्कस। यस यस यस, डेफिनेटली। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस वक्त जो हमारे साथ हैं, खासकर शेफाली कुंवर सिंह जी, इन्होंने पूरे अपने जीवन को बहुत ही करीब से हिंदुस्तान के अलावा दुनिया के उन देशों को देखा है जहाँ किस तरीके से वहाँ पर विकास का एक मॉडल होता है, शिक्षा का एक मॉडल होता है और देश कैसे तरक्की हो सकता है। हालांकि उन्होंने इन तमाम मॉडल को लेकर हमने एक चीज़ नोटिस करी है बाहर रहकर और हिंदुस्तान में रहकर जी, अंतर ये है कि बाहर के लोग अपने देश के लिए बहुत वफादार हैं, दे वेरी लॉयल, जो मैं यहाँ नहीं देखती हूँ। यहाँ लोग अपने लिए है सिर्फ, वो अपने नेबर के लिए नहीं है, उसको कुछ मतलब नहीं है कि नेबर मरे या जिए, वो सिर्फ अपने लिए है। तो ये जो सेल्फिश एटीट्यूड है वो अच्छी नहीं हमारे लिए जी, यानी लोग जो स्वार्थी हैं, जो सेल्फिश हैं, और यही कहीं ना कहीं हमें पिछड़ापन की तरफ ले जाता है। हम पिछड़े इसलिए हैं कि हम सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। बाहर के लिए देश सबसे पहले आता है, सबसे पहले। यहाँ मैं देख रही हूँ कि यहाँ इतना वो नहीं है जी। ठीक है मैम, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके, और हम उम्मीद करते हैं कि लगातार आप जिस कार्य में लगी हुई हैं, विकास को लेकर या फिर अपने समाज का उत्थान कैसे हो, उन वर्ग का उत्थान कैसे हो जो वाकई में उन्हें ज़रूरत है कि वो आगे बढ़े, शिक्षित हो, और जब शिक्षित होंगे तभी वो उनके जीवन में एक नई हरियाली आएगी। तो इस कार्य के लिए आप लगातार लगे हुए हैं, और हम भी ये उम्मीद करते हैं कि अगर आप आईपा को देखते हैं तो हमारा ये प्रयास ही है कि आपको कैसे प्रगतिशील बनाया जाए, समाज कैसे प्रगतिशील बने, तभी देश बढ़ेगा, आपके जीवन में तरक्की होगी। इसलिए आप जहाँ भी हों बस एक ही मकसद रखें कि अगर हम तरक्की कर रहे हैं
तो हमारे आसपास 10 लोग और कैसे तरक्की करें। और ये तरक्की किसी पैसे देकर नहीं हो सकता, नहीं हो ये तरक्की सिर्फ आपको आत्मनिर्भर और आपके ज्ञान से हो सकता है, और मेहनत और लगन और वफादारी यानी ईमानदारी। वफादारी। ये इसलिए आप उस पर लगातार प्रयास करते रहें और हम शेफाली जी जैसे शख्सियत के इंटरव्यू करते रहेंगे ताकि आपको उनसे प्रेरणा मिले। धन्यवाद। एक सफल मुहिम का आधार है एक मजबूत संगठन का होना, जिसमें समाज के सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व हो और एक निष्पक्ष एवं तर्कपूर्ण ढंग से प्रगतिशील भारत का निर्माण किया जा सके। इसके लिए आवश्यक है कि समाज के सभी वर्ग एकजुट हों और सामंजस्यपूर्ण विचार विमर्श करते हुए अपने अपने क्षेत्र में समाज को एक वैकल्पिक दिशा दिखाएं और योजनाबद्ध तरीके से अग्रसर हों। आईपा इस मुहिम में आपकी भागीदारी एवं अहम भूमिका की अपेक्षा करती है। हम आपके विचारों एवं अनुभवों को जन जन तक पहुंचाना चाहते हैं। हमें उम्मीद है कि आप इस मुहिम में सहयोग करेंगे और प्रगतिशील समाज के निर्माण में अपना अहम योगदान देंगे।